नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी समय बाद एक बार वापस फिर से इंटरव्यू सीरीज चालू रखते हैं और आज हमारे साथ हैं रीट 2023 में सेलेक्टेड सर श्री जीतराम जी चौधरी सर, जो फागी जयपुर के पास के निवासी हैं और वर्तमान में इनकी पोस्टिंग हमारे पास ही पीओ नंदराई के अंदर ही है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चढ़ाई झोपड़ियाँ पीओ नंदराई ब्लॉक कोरडी जिला सापुरा के अंदर पोस्टिंग है। तो वैसे नौकरी लगे हुए सर को 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल से ये प्रयास कर रहे थे, मैं भी कर रहा था कि हम इंटरव्यू ले, लेकिन किसी न किसी प्रकार से कभी मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठता, कभी इनको टाइम नहीं मिलता या कभी मिलना नहीं हो पाता, इस चक्कर में इंटरव्यू हो नहीं पाया। आज समय मिल गया है तो एक पॉडकास्ट के रूप में, एक इंटरव्यू के रूप में हम बात करेंगे और इनके अनुभव जानेंगे, इनके संघर्ष भरे दिनों के बारे में जानेंगे और हो सकता हो कि इनके संघर्ष भरे दिनों से आप कुछ चीज़ सीख सकें, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद लगभग 31 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली जॉब प्राप्त की। इससे पहले इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किए। तो आदरणीय जीतराम जी चौधरी सर का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद अरविंद में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि अपने बारे में सामान्य जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका गाँव कौन सा है, स्कूलिंग आपने कहाँ से की, कॉलेज आपने कहाँ से किया, आपकी रैंक कौन सी थी, तो आप इस बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जीतराम चौधरी है। मैं जयपुर फागी और केरिया गांव से बिलोंग करता हूं। मैं शुरू में 10वीं तक गांव के स्कूल से निमेड़ा स्कूल से पास किया मैंने। 10वीं में 50% थी और 12वीं भी वहीं से तैयारी करा, मैं वहीं से पढ़ा। गाँव में है ना? गाँव में। अच्छा, फिर इसको कॉलेज वगैरह? कॉलेज उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज करी, फिर बीए करी। बीए में भी क्या है, परसेंटेज कम होने के कारण बीएड नहीं कर पाया फिर मैं। लेकिन शुरू से 12वीं पास करने के बाद में एक जुनून था मेरे कि यानी पढ़ाई का, बस स्कूलों में पढ़ाने का। जैसे मैंने 12वीं पास की, बीए तो प्राइवेट कर दिया, लेकिन स्कूल में 12वीं पास करते ही पढ़ाने लग गया था प्राइवेट स्कूल में। जहाँ से पढ़ा वहीं से पढ़ाने लग गया। लेकिन उस वक्त बस यही था कि भाई पढ़ाएं, इनकम नहीं देखा कि बस पढ़ाना है। एक वही से था कि एक कहीं ना कभी टीचर बनना पड़ेगा अपने को। उसके बाद मैंने बीए की। बीए करने के बाद में 2013 में बीए हुई मेरी। 2013 में बीए होने के बाद में परसेंटेज कम थी, बीएड भी नहीं कर पाया। लेकिन फिर मैं सोचा मुझे यार कैसे क्या करना पड़ेगा। फिर बीएसटीसी की मैंने 2015 में बीएसटीसी हुई मेरी। 2015 में 2015 की बीएसटीसी होने के बाद में 2016 में इतनी खास तैयारी नहीं हुई, लेकिन एग्ज़ाम दिया था 2016 में रीट का। उसमें नहीं हुआ। फिर मैं स्कूल, अब भर्ती नहीं थी उस वक्त, भर्ती नहीं होने के कारण फिर मैं स्कूल ज्वाइन कर ली वापस। स्कूल ज्वाइन करने साल भर स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद में वापस नई भर्ती आ गई। फिर स्कूल सब कुछ छोड़ के वापस फिर तैयारी करने लग गया। फिर मैं तैयारी करने के बाद में फिर मैं 2018 वाले में दिया, उसमें भी नहीं हुआ। लेकिन तैयारी उसी तरीके से केवल पूरी लगन से, केवल सब कुछ छोड़ छुड़ा के मोबाइल सब बंद करा के केवल तैयारी करना है तो तैयारी करना है। उसके बाद में मैंने 2018 वाले दिया, उसमें भी नहीं हुआ, 5-6 नंबरों से रह गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी कि बस एक जुनून था कि लगना है तो रीट में लगना है। रीट के अलावा कुछ नहीं दिखता था। जैसे भर्ती आती सब कुछ छोड़ छुड़ा के रीट में लग जाता मैं। 2019 में दिया, नहीं हुआ। उसके बाद में फिर वापस 21 की भर्ती आ गई। 21 की भर्ती आने के बाद मैंने जोधपुर चला गया उत्कृष्ट कोचिंग के लिए। आप बोलो। ठीक है, इन्होंने पहले प्रश्न में बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया ये इनकी बोलने की शैली है। तो जैसे सामान्य जानकारी बता रहे थे और आपने स्कूल कॉलेज वगैरह बता दिया। हाँ। और शुरुआत से आप पढ़ाई में होशियार थे या कमज़ोर थे, किस प्रकार से थे, थोड़ा ये बताइए। शुरू से पढ़ाई में औसत था, ना तो ज़्यादा होशियार ना ज़्यादा कमज़ोर, केवल हाँ पढ़ाई के प्रति जुनून था मेरा। विशेष सब्जेक्ट में रुचि रही हो आपकी? हाँ, विशेष सब्जेक्ट में जैसे साइंस में थी मेरी। साइंस में? हाँ, लेकिन मैं 12वीं में साइंस ले नहीं पाया, क्योंकि पहले क्या है कि बीएसटीसी का जुनून था भाई। बीएसटीसी का नहीं था, बीएसटीसी परसेंटेज तौर पे होती थी। तो बीएसटीसी परसेंटेज में देखा कि मुझे यार परसेंटेज बनानी है, तो उसके हिसाब से फिर मैं 12वीं किया तो 72 थी मेरी। फिर नोक झोंक ऐसा हुआ कि वो परसेंटेज का वो भी हट गया, फिर वो एग्ज़ाम होने लग गया था उस टाइम से। तो आप बता रहे थे बीएड में नंबर नहीं आया, इसलिए फिर आपने बीएसटीसी की थी, है ना? उस चक्कर में। चलो ठीक है। और रीट की तैयारी शुरुआत आपने 2015 में जब एसटीसी की थी कंप्लीट आपने, तो उसके बाद ही शुरुआत कर दी थी 2016 में? 2016 में शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से शुरुआत नहीं हो पाई थी। उस वक्त इतना वो नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, क्या होगा, कुछ नहीं। केवल वो एकदम से जैसे ही बीएसटीसी हुई भर्ती आ गई, तो ना तो कोई मोटिवेशन, ना कोई रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला मेरे को।
तो इस हिसाब से वो भर्ती निकल गई उसके। हाँ, फिर बाकी भर्तियों में आपने तैयारी शुरुआत कैसे की? 18 वाली भर्ती थी, 21 वाली भर्ती थी, आप जाके 22 वाली भर्ती में लगे। हाँ। तो इतना लंबा टाइम पीरियड आपको क्यों लगा? क्या कारण रहा इसके पीछे? इसके पीछे तो देखो कारण क्या कह सकते हैं कि तैयारी थी, मन से तैयारी भी करा, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि जैसे कि 2018 वाले में भी कम नंबर थे, 101 नंबर थे, 105 का टॉप लास्ट तक गई थी, लेकिन 2015 वाली के जो लड़के थे जो 70% तो वही लग गए थे। तो इस वजह से 2018 वाली भर्ती में क्या है कि थोड़ा पेपर भी हार्ड आया था, इस वजह से थोड़ा कि उसमें रह गए। पहली बार थे आप, है ना? और 18 वाली में आप बता रहे थे आप 105 गए थे, 101 नंबर थे आपके ना? और 21 वाले में? उसके बाद में मैंने रेगुलर तैयारी की। 2018 वाले में एग्ज़ाम देने के बाद में फिर कोई भर्ती नहीं आई। उसके बाद में मैंने मेरे स्तर पे जो वो भी किया, भाई भर्ती नहीं आती तब तक खर्चा को तो चलाना पड़ता ही है। जयपुर रहता था, जयपुर रहने का खर्चा घर वाले इतना नहीं उठा सकते, तो मैंने जॉब भी की। जैसे ही भर्ती आती थी जॉब वो सब कुछ छोड़ छुड़ा के फिर वापस भर्ती में लग जाता था मैं। तो आपने बीच के समय में जॉब वगैरह भी की है ना? और जैसे हम बात करें रीट 2023 जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ 22 वाली भर्ती में, तो इसकी पढ़ाई की रणनीति कैसी थी? आपने तैयारी कैसे की? बुक्स कौन सी पढ़ाई? और आप क्या राय देना चाहोगे हमारे विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि 16, 18 और 21 में तो एक पेपर होता था, लेकिन 22 वाली भर्ती 23 में हुई थी, उसमें 2 पेपर थे, प्री और मेंस, है ना? तो प्री तो सेम था, लेकिन मेंस में बहुत तकलीफ आपको आई होगी, बहुत सारे नए सब्जेक्ट सामना आपका हुआ। तो उस समय आपने कौन सी किताबों से तैयारी की? रणनीति क्या रही? आपकी तैयारी कैसे की? इस बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे विद्यार्थियों को आप बताइए। देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं 2021 वाली भर्ती में दिया, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छुड़ा के तैयारी करा, 129 नंबर थे मेरे, उसमें भी मैं 1 नंबर से रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों को, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, उसको निराश नहीं होने दिया मेरे को। वापस मेरे को जयपुर बुलाए, जयपुर तैयारी करने लगा मैं। 129 में 1 नंबर से वेटिंग 130 वेटिंग तक 130 गई थी। हाँ, 1 नंबर से रहा था मैं। फिर भी मेरा एक जुनून था कि बस लगना है, रेट में लगना है। वापस मैंने रीस्टार्ट किया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी असफल होना, एक ही बात दिमाग में अगर रखो, रीस्टार्ट। 12th फेल की तरह है? रीस्टार्ट, बस यही नियम है। और बुक्स वगैरह वो बताइए। बुक्स तो देखो, जैसे जैसे है कि अपन तैयारी करते जाते हैं, एक जुनून होता है ना, अपने आप आती है। जैसे कि साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी मैंने सभी बुक्स पढ़ी, लेकिन बुक्स पढ़ने के बाद में यही नियम होना चाहिए कि भाई एक बार पढ़ लिए, नोट्स बना लो, उस बुक्स को रख दो, वापस खोलने की ज़रूरत ना पड़े। सभी जैसे 4-5 बुक्स हैं जो भी है मार्केट में, गाइड्स होती है, वो लाओ, पढ़ो, और नई चीज़ आए अपने नोट्सों में इंक्लूड करो। और पढ़ने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जैसे वैकेंसी आती है, सबसे पहले सिलेबस निकलवाओ। बिना सिलेबस के पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ अगर अपने बिना सिलेबस के पढ़ते हैं तो यानी अलग अलग पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं। यानी स्टेप टू स्टेप पढ़ना है तो सिलेबस ही निकलवाना पड़ता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बनाओ, टॉपिक के अनुसार अपने नोट्स बनाओ, और नोट्सों में से ही लास्ट तक उन्हीं को पढ़ना है। ऐसे नहीं कि भाई अब एग्ज़ाम आ गए तो किताबें उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, केवल अपने नोट्स होने चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये रहेगा कि शॉर्ट नोट्स हमको बनाने चाहिए। एक बार बुक्स पढ़ो, फिर उससे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नहीं, बिल्कुल पूरे नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स तो फिर लास्ट के अंदर, जैसे कि अपने महीना 1.5 महीना रहा है, अपने वो याद हो गई जो मुख्य बातें, फिर अलग से फिर वो नोट्स बनाओ। हाँ, मतलब बड़े बड़े नोट्स से फिर सॉल्ट होते जाना अपने को ना, कि बार बार अपन पढ़ेंगे, अपने को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी माइंड में, क्लियर कि ये चीज़ आ सकती है, ये अपने को याद नहीं, ये अपने को याद नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और जैसे आप तैयारी कर रहे थे, पारिवारिक आर्थिक स्थिति आपकी कैसी थी? देखो, परिवार की हैं, पिताजी किसान है, थोड़ी यानी ना तो कमज़ोर थी ना सही थी, लेकिन हम 3 भाई है, तीनों में जॉब कोई नहीं करता, 2 छोटे हैं। तो देखो, खर्चा तो होता ही है, आर्थिक स्थिति तो थोड़ी आती है, पिताजी भी कितना क्या करें। तो उस हिसाब से मैं जैसे भर्ती आती तो सब कुछ छोड़ देता, जैसे भर्ती नहीं रहती तो खर्चा चलाने के लिए हमें जॉब भी करता था, स्कूलों में पढ़ाना। 2019 में मैं एग्ज़ाम देने के बाद में क्या है कि कॉलेजों में इन्विजिलेटर के रूप में शुरू में गया, फिर उसके बाद में इसी एग्ज़ाम कंट्रोलर के रूप में काम किया। फिर मैंने जैसे ही भर्ती आती थी जॉब वो छोड़ना पड़ता है। मैं तो यही कहता हूँ कि तैयारी करो ना, सब कुछ छोड़ के करो। कोई कुछ नहीं, कोई घर वाले नहीं, कोई भाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, केवल जिससे भी प्यार करो ना, केवल किताब से प्यार करो, किसी से भी नहीं। सब कुछ बंद करना चाहिए। देखो, बहुत अच्छी बात की आपने कि प्यार करना है तो किताबों से कीजिए। ठीक है, तो आप ये भी बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? रीट, प्री और मेंस की तैयारी में आपको लगभग कितना समय लगा?
2022 वाली भर्ती की हम बात करेंगे, 2022 वाले करते हैं। लास्ट वाली। देखो 2022 में रीट प्री हो गई थी सितंबर के लगभग। सितंबर में रीट प्री देके मैं रीट प्री तो पहले भी पास हो गया था, उसकी तो वो नहीं थी, लेकिन मेंस की सितंबर से स्टार्ट कर दी थी। मैंने लगभग 5 महीने तैयारी की है। तैयारी ऑनलाइन की है कलाम वाले की, कलाम कोचिंग से ऑनलाइन की है। नोट्स निकलवाए हैं, नोट्सों से ही पढ़ाई कराऊँ। ऑनलाइन भी कोचिंग करने का एक तरीका होता है। एक तो अपन क्या करते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं, ले लिए, अब उस पर बैठे रहते हैं, पूरी क्लास लेते हैं। नहीं, अपने जो टॉपिक समझ में नहीं आए, भाई जो अपन को टॉपिक समझ में आता है उसकी क्लास लेके भी क्या करें, पहले से पढ़ा हुआ है। जो टॉपिक नया है, जो समझ में नहीं आया यार अपने को, वो पढ़ना ही है, तो उसकी क्लास लो, नोट्सों को भी साथ साथ पढ़ो। मैं तो ऑनलाइन क्लास लिया था देखो मेंस की, और मेरे अकॉर्डिंग नोट्स सबसे बेस्ट है। नोट्स सबसे बेस्ट है ना, तो बुक्स का ज़्यादा रोल नहीं रहा, नोट्स का आपकी ज़्यादा रोल रहा। ठीक है। और रिवीजन जैसे आप करते थे तो कितने दिनों के बाद रिवीजन करते, एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद रिवीजन करते थे, या 5 महीने 6 महीने कोर्स होने के बाद रिवीजन एक एक टॉपिक का किया, कैसे किया? देखो मैं कहना चाहूँगा कि रिवीजन एक बार तो कोर्स कर लो, रिवीजन करो, टॉपिक वाइज रिवीजन करो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना चाहिए। जैसे एक टॉपिक कर लिया, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, और हर अलग अलग टॉपिक का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि कोई सी भी कोचिंग के ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज से अपना लेवल पता चल जाता है कि अपनी गलती कहाँ हो रही है। सबसे बड़ी गलती होती है अपनी कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे बड़ी गलती मेरी भी पहले भी यही थी कि मैं इजी क्वेश्चन गलत होते थे। लेकिन जो 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तब मैं शुरू में चाहे कठिन क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ध्यान से पढ़ो पेपर को, बस ध्यान से पढ़ के अपनी जहाँ पे इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना, वहाँ पे अपन बहुत पीछे चल जाते हैं। कठिन तो देखो सबके गलत होते हैं, लेकिन ईजी अपना हो गया गलत तो अपन बहुत पीछे चल जाएंगे इस चीज़ में। ये बात भी सही है, ईजी गलत नहीं होना चाहिए, आपके कहने का मतलब है। ठीक है। और कोचिंग ऑनलाइन की ऑफलाइन, एक तो आपने बताया कलाम से आपने की थी, और ऑनलाइन ऑफलाइन कितनी बार आपने कोचिंग की? 2016 के बाद, 2016 से 2023 के 16 से 23 के बीच में कहाँ कहाँ आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग की, इस बारे में थोड़ा बताइए। और उनका क्या? देखो 2016 के बाद में मैंने ऑफलाइन कोचिंग की 2018 वाली भर्ती में अधिगम से की थी मैंने, और उसमें भी तैयारी करी थी, बढ़िया है। और वहाँ पे उत्कृष्ट से भी की थी मैंने। कब की बात है ये 2000 उत्कृष्ट से मैं 2020 में करा था, 3 महीने कोचिंग करके आया था मैं वहाँ उत्कृष्ट से। लेकिन जब एक ही पेपर था तब की बात है ये, ओनली रीट होती थी, मेन नहीं होता था, उसकी बात है। लेकिन जो रीट प्री और मेन हुआ वो ऑनलाइन ही कराऊँ फिर मैं। प्री और मैंने ऑनलाइन किया आपने? हाँ। लेकिन आपको कहने मतलब यह है कि कोचिंग करनी चाहिए एक बार, है ना, इससे फ़ायदा रहता है। कोचिंग का तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ कोचिंग नहीं है, कोचिंग से अपने सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग का एक ही रूल्स है कि अपने जैसे कि घर पे या रूम पे या लाइब्रेरी में अपने रेगुलेटरी नहीं बना पाते हैं, अपन पढ़ने में थोड़ा समय का वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि नहीं कर रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि अपने उसके अनुसार रेगुलेटरी बन जाती है भाई। अपने एक वो आधार मिल जाता है, कोचिंग तो एक आधार है अपने को रास्ता दिखाने के कि भाई कैसे कैसे तैयारी करनी है। लेकिन जब अपने समझ में आ जाए कि यार तैयारी कैसे होती है, क्या होती है, तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती फिर। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक मार्गदर्शन आपको कोचिंग प्रदान करती है। हाँ। रिवीजन के बारे में आपने बता दिया। अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि याद रखने के लिए आप क्या करते थे, क्योंकि हर व्यक्ति का पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, तो आपका ऐसा कोई खुफिया तरीका हो, कोई अच्छा तरीका हो जो आप अपने हमारे विद्यार्थियों दर्शकों को बताना चाहिए। और टाइम टेबल आपने बनाकर पढ़ाई की थी या नहीं की थी? बहुत सारे टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं, इस बारे में आपका क्या सुझाव है? देखो टाइम टेबल से ही पढ़ना चाहिए। और रही है सर खुफिया के लिए बोल रहे, खुफिया तो देखो सबकी अलग अलग होती है। खुफिया तो यही है, देखो सारे दिन पढ़ाई करो, लेकिन जब भी टाइम मिले, एक सबसे बेस्ट है ग्रुप स्टडी। शाम के वक्त जैसे भी टाइम मिले ग्रुप में क्वेश्चनों का डिस्कस करना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो ग्रुप में भी ग्रुप डिस्कशन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि कोई अपने सॉल्यूशन नहीं हो पाता तो ग्रुप से हो जाता है। अपने को कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो अपने दोस्त भी समझा देते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ा योगदान दोस्तों को भी मानता हूँ। नाम लेना चाहिए उनका? हाँ, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। मेरा एक तो रामोतार सैनी है जो निमेड़ा से ही हैं, वो 2018 वाली में लग गए थे, वो भी मोटिवेट खूब किया। उसके बाद मेरे एक दोस्त है राम स्वरूप चौधरी,
और अशोक चौधरी, उन्होंने भी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 2021 में मैं 1 नंबर से रहा था, निराश हो गया था, मेरे को यार क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन दोस्तों ने क्या कहा, मैं घर पे रहने के तैयारी करने लग गया था, यार मैं कहाँ क्या होगा और यहीं रह के तैयारी करूँगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं तू चल, जयपुर चल, हमारे साथ रहे। वहाँ पे गया, अब 10-15 दिन तो देखो रहता है, 1 नंबर से रहा तो डिप्रेशन में भी आ गया। तो उन्होंने हंसी मजाक करके वापस मेरे को मोटिवेट किया और वापस लाइन पे आया। फिर मैं वापस तैयारी उन्हीं के सहयोग से हुआ। फिर देखो, अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है आपने। अपने चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया। और ये बहुत कम लोग करते हैं कि सफल होने के बाद उन लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने उनका संघर्ष के समय में साथ दिया, वरना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और संघर्ष के दिनों के किस्से कोई आप बताना चाहो, संघर्ष के दिनों का कोई किस्सा याद आ रहा हो, कुछ बातें बताना चाहो तो? संघर्षों के दिनों की तब क्या बताएं, बहुत मुश्किल से गुजरा। पिछले बातें याद आती है ना तो रोना आ जाता है। बड़ी मुश्किल से बिताया, क्योंकि देखो उस वक्त ना तो देखो समाज साथ देता, ना कोई साथ देता है। एक दुविधा थी कि करे तो क्या करें, एक ही रास्ता था कि रीट में लगना है बस। जो तन मन धन चाहे कैसे भी करे, सब कुछ वही है रीट। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी तैयारी करें, जिसकी भी तैयारी करें, उसी से प्यार करें। सीधी सी बात है। देखो मेरी एक चीज़ बताता हूँ, 2019 में पटवारी की भर्ती आई थी। पटवारी की भर्ती आई थी तो मैं कोचिंग जाता था, भाई चलो कोचिंग कर लेते हैं, पटवारी की भर्ती आई है जयपुर में। तो जैसे कि पटवारी की भर्ती आई थी, मैं कोचिंग कर रहा था। कोचिंग से बाहर निकलते ही मैं, दोस्त किताबें तो देखते हैं दुकानों पे, सब पटवारी की देख रहे थे, मैं देखता था रीट की। बेच पटवारी का था, बेच पटवारी का था, मैं देखता था रीट की। तो वो दोस्त बोलते थे कि यार तू पटवारी की तैयारी कर रहा है, रीट की क्यों देख रहा है? कि मेरे को यार मैं प्यार ही इससे करता हूँ। तो सबसे बड़ी देखो मैं तो यही कहूँगा कि तन मन धन जो भी है उसके पीछे लग जाना चाहिए तो यही चाहिए, चाहे वो आज नहीं तो कल। ये नहीं कि यार आज सफल हो गए तो छोड़ दे, नहीं छोड़ो मत। मैं तो यही कहता हूँ रेगुलेटरी रखो, बस एक ही शब्द, रिस्टार्ट। हाँ, रिस्टार्ट। 12th फेल मूवी का डायलॉग याद आ गया, रिस्टार्ट। करत करत अभ्यास थे जड़मत होई सुजान, मतलब अभ्यास आपको करना चाहिए। और आपने इतने सालों का संघर्ष देखा है ना, लगभग 31 साल की उम्र में आप नौकरी लगे। तो आपकी नज़र में सफल होने के लिए क्या जरूरी है, कि वो चीज़ होनी चाहिए सफल होने के लिए? आप में आग होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, इस बारे में आप बताइए। हमारे युवा साथी देख रहे हैं आपको तो। देखो सफल होने के लिए एक चीज़ बता दिया, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि बस सफल होने के लिए उसी चीज़ से प्यार करो। जैसे मैं रीट से करता था कि मेरे को और भर्तियाँ खूब आती थी, सब बोलते थे कि यार इसकी तैयारी कर ले, उसकी कर ले, कि मन ही नहीं लगता था उसके बिना। तो जैसे ही रीट का नाम सुनता, रोम रोम खड़ा हो जाता कि बस वही मिल गई जैसे मेरे को। बस कुल मिला के अपने लक्ष्य को देखो, रीट को देखो। हाँ। जो भी आप तैयारी करें उस लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहिए। और बार बार असफल होने पर भी खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे आप? कोई गाने सुनते थे, मूवीज़ वगैरह देखते थे, दोस्तों से बात करते थे, या किसी को और से बात करते थे? क्या रहता था उस समय, इस बारे में बताइए थोड़ा। देखो मोटिवेट होने के लिए जैसे कि निराश होना या उदास होना, ऐसी बात वहाँ आ जाती थी तो या तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा रहा, अच्छा, वो देखता था मैं, उससे हंसी मजाक हो जाता था। फिर भी अगर दोस्त थे, दोस्तों से बातें करना, हंसी मजाक करना, दोस्त मोटिवेट करते थे कि यार नहीं हो जाएगा तेरा, हो जाएगा। शुरू से 2017-18 वाली दिया था मैं, उस वक्त से मेरे दोस्त ये बोलते थे कि यार हो जाएगा, बस नो टेंशन रहे, हो जाएगा तेरा। लेकिन एक दिमाग में रहती कि यार कब होगा, सब बोल रहे लेकिन कब होगा। लेकिन फिर भी उनको जो बोलते थे, एक ऊर्जा मिल जाती थी मेरे को दोस्तों की वजह से। बहुत अच्छा तरीका। बाकी आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं खुद को मोटिवेट रखने के। तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहिए? सोशल मीडिया आपको फ़ायदा देता है या इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? देखो सोशल मीडिया तो अधिकतर नुकसान ही देता है, इससे हम बच तो सकते नहीं। बस नहीं सकते। सोशल मीडिया से तो तैयारी करो ना, सोशल मीडिया से दूर रहो, मैं तो यही कहता हूँ। और बहुत बार अपन ऑनलाइन क्लास देखते हैं, उसमें बहुत बार मैसेज आ जाते हैं किसी का व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम। नहीं मैसेज, अरे व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करो ना। कहाँ ज़रूरत है उनकी, अपनी ज़रूरत ही नहीं, ज़रूरत है उसको रखो सामने। मैं तो यही कहता हूँ, जब मैं तैयारी करता था ना, हकीकत बताता हूँ, मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल के फिर तैयारी करता था। एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मैंने सिम भी चेंज कर दी थी। नंबर थे केवल घर वालों के पास, मेरे पास काम होता घर वाले कर देते, मैं कर देता, दोस्तों के पास किसी के पास कुछ नहीं। इस तरीके से
और बाकी लगभग मैंने सभी प्रश्न पूछ लिए। और अंतिम बात, क्या आप कुछ कहना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से युवा साथियों को, अपने परिवारजनों, किसी को भी आप कुछ कहना चाहो, राय देना चाहो, धन्यवाद देना चाहो, जो आपकी इच्छा हो, आपका अपना चैनल है। देखो, मैं तो युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ, रेगुलर तैयारी करो, निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी अपन असफल हो, निराश नहीं होना चाहिए। मैं तो एक चीज़ सीखा हूँ, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है, चाहे वो कभी भी मिले। देखो, भगवान एक बार अवसर ज़रूर देता है, अब वो अवसर कब दे ये अपन कह नहीं सकते इस चीज़ के अंदर। लेकिन एक चीज़ रखो दिमाग में कि बस लगना है, तैयारी करनी है तो बस करनी है। उसकी तरफ मत देखो कि अपने को कब मिलेगा, नहीं, निरंतर तैयारी करते जाओ। मैं तो यही कहना चाहूँगा, तैयारी रखो, रेगुलर रखो। असफल हो फिर वापस रिस्टार्ट, एक ही शब्द है, रिस्टार्ट। और एक मेरे प्रश्न दिमाग में और आ गया अभी एकदम से, कि नौकरी लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद अपने जीवन में आप क्या बदलाव पाते हो, कि क्या क्या चेंजेस आपको मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव, बताइए दोनों। देखो, जॉब लगने के बाद आप तो सब जानते हो, जॉब लगने के बाद में सब सही हो जाता है। जॉब से पहले क्या है कि देखो, कोई किसी को कोई नहीं पूछता, अपने समाज, अपने घर वाले, सब कोई नहीं जानता कि क्या है क्या नहीं है। अपने चाहे अपने के अंदर कितने ही गुण हो वो नहीं दिखते, है ना। लेकिन जॉब लगने के बाद में सब कुछ वो चेंज हो जाते हैं। अपन देखो, जॉब नहीं लगता उससे पहले समाज वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं कि यार ऐसे है, वैसे है, ये वो, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ गलत बोलते हैं। चाहे लड़का कितना ही अच्छा हो, चाहे और भी कितने ही अच्छे हो, लड़का हो, लड़कियां हो, कोई भी हो, है ना। सब जॉब नहीं लगते तो उसके बारे में, अरे यार वो क्या करेगा यार, वो क्या। दुनिया की मत सुनो। मैं तो ये कहता हूँ, दुनिया कुछ भी बोले मत सुनो, अपना एक लक्ष्य रखो। मैं तो यही कहना चाहूँगा, दुनिया की तरफ मत देखो, निरंतर प्रयास करते रहो। तो बहुत अच्छी बातें कहीं, और आशा करते हैं कि आपके माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, कोई भी अगर एक विद्यार्थी भी लाभान्वित होता है, किसी एक का भी फायदा होता है, तो हमारे इस यूट्यूब वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और भी आप कुछ कहना चाहो? देखो साथियों, मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, तैयारी करने वालों को यही कहना चाहूँगा, तैयारी रेगुलर रखो, लेकिन तैयारी एक तरीके से करो। ऐसे नहीं आज ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। सबसे पहला काम करना, एक बस सिलेबस निकलवाना। सिलेबस निकलवाने के बाद में टॉपिक लिखना है। ऐसे नहीं कि सिलेबस निकला के रख दिए, नहीं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कॉपी के अंदर टॉपिक वाइज ही तैयारी करनी चाहिए। मैं मेरी ज़िंदगी में यही सीखा हूँ सर, कि टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं ना, तो कभी मात नहीं खाते अपन। क्या है कि मैं पहले की 2016 की बात बताता हूँ आपको, तभी आप बोले भाई नहीं हुआ, इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि मेरे को मार्गदर्शन करने वाला और कुछ कोई वही नहीं था कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अगर तरीका सही होना पढ़ने का, तो आराम से सफलता मिलती है। तो बहुत अच्छी बात बताई, इन्होंने अपनी कमी बताई, तो आशा करते हैं कि आप उस कमी को सुधारेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और मिलते रहना ऐसे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।